Assalamu alaikum everyone. Let's start with May, June 2022, variance 42. Let's see what we have in the paper. The solubility of group 2 hydroxides increases down the group. Explain this trend. So, down the group, ionic radius increases. Charge density decreases. Lattice energy and hydration enthalpy both decreases. At this time, lattice energy decreases more significantly than hydration. So enthalpy change of neutralization would be exothermic. And solubility increases. And solubility of hydroxides increases. I think we have discussed in the class में क्या डिस्कशन किए हम वो बता देते हैं आपको. ये है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. ये है आपके पास -LE और ये था आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. अगर आपको याद हो हमने कहा था कि ये एंडोथर्मिक है और हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक है. ये आपका फैक्टर एंडोथर्मिक है और ये फैक्टर एक्सोथर्मिक है. नाउ यू कैन इजीली रिलेट कि अगर ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक आएगी और जब सोल्यूशन एक्सोथर्मिक आएगी तो ऑब्वियसली कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा. ओके. The solubility of barium hydroxide in water is this gram per dm cube at 298 Kelvin. Write an expression for the solubility product KSP of barium hydroxide and state its units. KSP का expression लिखना है. तो KSP का expression लिखने के लिए सबसे पहले आप barium hydroxide की ionic equation लिखें. तो ये हो जाएगा आपके पास barium ions and then hydroxide ions. तो KSP हो जाएगा concentration of barium ions concentration of hydroxide ions. Since it has 2 mole power square हो जाएगा. यूनिट क्या होगी? यूनिट बहुत सिंपल है. बेरिलियम की यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब. हाइड्रोक्साइड की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब. स्क्वायर होने की वजह से मोल स्क्वायर DM-6 हो जाएगी. जब दो यूनिट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है. तो ये हो जाएगा मोल क्यूब DM-9. सो दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर यूनिट की टर्म में मोल क्यूब DM-9. Now in the next part, calculate the numerical value of KSP for barium hydroxide at 298 Kelvin. So beryllium hydroxide का मुझे
MR चाहिए. So MR of beryllium hydroxide is 40. All right. First of all, second thing, हम सब जानते हैं कि ग्राम पर डीएम क्यू इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यू इनटू एमआर होता है, राइट. तो मुझे केएसपी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट मैं इस कंसंट्रेशन को एमआर से डिवाइड करूंगा. सो ये हो जाएगा मेरे पास 2.40 into 10 to the power minus 6 divided by 40. So मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी इन मोल पर डीएम क्यूब. ऑलराइट, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ रही है बेटा 2.4 exponent minus 6 divided by 40 is going to be 6 into 10 to the power minus 8. Six into 10 to the power minus 8. ये हो गया मेरे पास मोल पर डीएम क्यूब. Okay. In order to calculate the value of KSP, what you can do is कि आप जानते हैं कि इसमें और इसमें 1:1 का रेशियो है. अगर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन 6 into 10 to the power minus 8 है, तो ऑब्वियसली इसकी भी कंसंट्रेशन 6 times 10 to the power minus 8 होगी. इसकी ट्वाइस होकर आपको मिलेगी बिकॉज 2 मोल है यहाँ पर. सही. सो हम थोड़ी सी वर्किंग इसकी भी कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बेरिलियम आयंस हमारे पास कितना हो जाएगा, सेम, which is 6 into 10 to the power minus 8. Just hold on a second. 2.40 है, 2.40 exponent minus 6 divided by 40. Yeah, तो ये हो जाएगा 6 into 10 to the power minus 8 मोलर. मोलर मीन्स मोल पर डीएम क्यूब. हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, क्योंकि वो 2 मोल्स में है. मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से, 1:2 के रेशियो में है. दिस इज 1 मोल, दिस इज 2 मोल, राइट. याद रखिएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन into 2, 1.2 into 10 to the power minus 7 molar. Now just plug in this value in the formula. बेरिलियम आयन है आपके पास 6 into 10 to the power 8. हाइड्रोक्साइड आयन है 1.2 into 10 to the power minus 7 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आंसर आएगा. into 6 exponent minus 8 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8.64 into 10 to the power minus 22. Eight 0.64 into 10 to the power minus 22. ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8.64 into 10 to the power minus 22. Let me check my calculation one more time. Oh my goodness. See guys, you have to be very, very careful. This is actually 43. That was a mistake. My goodness. Sorry, my bad. Be careful during this calculation, guys. This is 43. So अगर ये 43 है, oh god, 2.4 exponent minus 8 divided by 43. It's 5.58 into 10 to the power. My goodness. Just hold on a second. 2.4 exponent minus 6
divided by 43. Yeah, 5.58 into 10 to the power minus 8. Same for here, 1:1 के रेशियो की वजह से और इसको टाइम्स 2 करेंगे 1:2 के रेशियो की वजह से। ये हो जाएगा 1.116 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर minus 7. 1.116 times 10 to the power minus 7, and this is 5.58 times 10 to the power minus 8. इसका स्क्वायर करो into 5.58 exponent minus 8. 6.95 into 10 to the power minus 22. 6.95 times 10 to the power minus 22. ये आंसर होगा आपका बी। अब ये ठीक होगा, आई एम श्योर। बी केयरफुल, इसके लिए केयरफुल रहना है, ठीक है। एमआर सही से कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज beryllium hydroxide is soluble in aqueous solution containing an excess of hydroxide ions and forms the complex ion. This complex ion has a similar shape to that of CuCl4. Define the term complex ion. Complex ion. An ion is formed when a dative bond is formed between ligand and transition metal ion. All right. Draw the three-dimensional diagram to show that the structure of the complex ion is this. Name the shape of this complex ion. जब उन्होंने कहा हमें और क्लू दे दिया कि इसकी जो शेप है वो CuCl4 जैसी है, तो अगर CuCl4 टेट्राहीड्रल है तो जाहिर सी बात है ये बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स भी टेट्राहीड्रल होगा। तो मुझे 3D डायग्राम इन टेट्राहीड्रल शेप बनानी है। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, ये डेटिव बॉन्ड, ये भी डेटिव बॉन्ड, ये भी डेटिव बॉन्ड, एक OH, सेकेंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH, और यहाँ शेप लिख देंगे टेट्राहीड्रल। ऑलराइट, D part 1. Explain why transition elements can form complex ions. ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स आयंस क्यों फॉर्म करते हैं? ऑब्वियस सी रीजन है, कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से तो आप लिखिए यहाँ पर, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ vacant orbital.
वो वेकेंट ऑर्बिटल एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। देन फिर आपके पास है complete table 1.1 to show the coordination number of each metal line and the shapes of the overall polarities of the complex sign listed. Okay. सबसे important बात इसमें 2 monodentate ligands attach है और 1 bidentate ligand attach है और ये सिस प्लैटिन है, स्क्वायर प्लेन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि एक बाइडेंटेड है और 2 मोनोडेंटेड है। और ये पोलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिस कह रहा है, ठीक है, तो सिस हमेशा पोलर होता है। फिर है AgNH3 टेकन 2, इसकी शेप लीनियर होगी बिकॉज सिर्फ 2 लाइगेंड्स है हमारे पास, और ये भी हमने क्लास में किया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स अटैच हैं यहाँ पर। जब 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स अटैच होते हैं तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, क्योंकि 6 डेटिव बॉन्ड्स बनते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप इसकी पोलर और नॉन पोलर में बात करेंगे तो ये नॉन पोलर होगा। हमने A1 केमिस्ट्री में SF6 करवाया था आपको, और हमने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डायपोल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर आपको याद हो, ये करवाया था हमने A1 में। तो ये डायपोल्स एक दूसरे को एक्चुअली कैंसिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वो नॉन पोलर होती है। तो ये डायपोल इस डायपोल को कैंसिल करेगा, ये वाला डायपोल इस वाले डायपोल को कैंसिल करेगा, सिमिलरली ये डायपोल इस डायपोल को कैंसिल करेगा, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स नॉन पोलर। सही है। डिफाइन स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेप, ये डेफिनेशन मैंने 2 मरतबा पहले भी दे दी है। It is an equilibrium constant for the formation of complex ion in a solvent from its constituent ions. Okay. Nickel can form complexes with the ligands En and Tn as shown. इक्विलिब्रियम 1 की केस स्टेप की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम 2 की केस स्टेप की वैल्यू गिवन है, और दोनों वैल्यूज ज्यादा हैं, हायर वैल्यूज हैं, राइट। कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम 1, स्टेट द यूनिट्स फॉर केस स्टेप। ठीक है, हम लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में वाटर तो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, और चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये En टेकन 3 हो गया 2 प्लस, और ये आ गया आपका प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आपके पास है निकल H2O टेकन 6 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास En। तो En के 3 मोल्स हैं, पावर क्यूब हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली ये यूनिट इसे कैंसिल, चलो डेरिवेट करके दे देते हैं आपको। मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है, इनटू मोल क्यूब DM-9 है। अब क्या होगा, अब होगा कि ये यूनिट इससे कैंसिल होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन मोल क्यूब DM-9। तो फाइनल यूनिट होगी मोल इनवर्स 3 DM-9। ठीक,
Describe what the K-step values indicate about the position of equilibrium for equilibrium 1 and 2. Use the K-step value to deduce which complex this or that is more stable. A higher value of stability constant means equilibrium favors towards right hand side. Higher K-step value shows equilibrium favors towards right hand side. And which complex is more stable? जाहिर सी बात है ये वैल्यू ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू. इसका मतलब En से बनने वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द Tn. ऑलराइट, सो nickel En taken 3 2 plus is more stable as its K-step value is higher. Okay, that's the end of question number 1, I believe. Let's move on to the next question. Explain why transition elements have variable oxidation states. Transition elements की variable oxidation states इसलिए होती हैं क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी का गैप कम होता है. Because of that close energy gap, electron removal takes place both from 4s and 3d orbital. Due to close energy gap between 4s and 3d orbital, electron removal can take place both from 3d and 4s orbital. यही हमने क्लास में भी पढ़ा है. So describe the shape, sorry, sketch the shape of 3d xy orbital. Okay, ये exactly वही एक्सेस हैं जो मैंने क्लास में आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं. dxy कह रहा है तो इसका मतलब इस तरह से बना लीजिए. ठीक है, okay. Now the next is explain why transition elements form colored compounds. That's an easy thing. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट हो जाता है इन टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. Degenerate d orbital is degenerate d orbitals are split in two different energy groups of d orbital.
photon of a specific frequency is needed for electron promotion. So absorption of energy takes place in the visible region of a spectrum. Hence, its complementary color is observed. Okay, next is aqueous solution of copper 2 salts contain copper 2 ions. Equilibrium 3 and equilibrium 4 show two reactions of these ions. ये equilibrium 3 है आपका, ये equilibrium 4 है. State the color of copper hydroxide and aqueous copper ions. Color of copper hydroxide क्योंकि solid है, तो ये होगा आपके पास pale blue precipitates. Pale blue precipitates. और ये aqueous है, तो dark blue solution. According to my lecture, dark blue solution. आपको याद करवा देता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स आप उस वक्त बनाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब आप एक्सेस एक्वस अमोनिया यूज करते हैं. इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और पेल ब्लू सॉल्यूशन से आपको डार्क ब्लू सॉल्यूशन हासिल होता है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Use Lee-Chatellier's principle to explain why a precipitate is formed when sodium hydroxide is added dropwise to this. So आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम 3 में हमारे पास एक्वस कॉपर 2 आयंस हैं. हम उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज होगी. दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. और इस तरह से जो कंसंट्रेशन आपने NaOH के एडिशन की वजह से इंक्रीज की थी वो कंसंट्रेशन न्यूट्रलाइज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम जो है वो वापस मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. सो अब यहाँ लिखेंगे addition of NaOH in equilibrium 3 increases the concentration of hydroxide ions this favors the equilibrium towards right hand side. Okay, 1 mark is more than enough. There are two possible stereoisomers with the formula this. Draw 3-dimensional diagrams to show the two stereoisomers. मैंने आपसे कहा था पढ़ाते हुए लेक्चर में कि जब आपको कॉम्प्लेक्स मिले आप देखें वो कॉम्प्लेक्स किस तरह से अरेंज हुआ है. कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसको M से रिप्रेजेंट करेंगे. अमोनिया को L से, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 लिखेंगे. वाटर को X से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो Ml4X2 सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. एंड दैट सिचुएशन शोज कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा
और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो इसका मतलब एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो वो हमसे 3D मांग रहे हैं, इसका मतलब डॉटेड लाइन पिरामिड दिखाना है। सही है। वाटर को हम सेम साइड पर रख लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आवर सिस आइसोमर। बाकी अमोनिया को अटैच कर देते हैं। बॉन्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ शो की जाएगी क्योंकि लोन पेयर वही डोनेट करते हैं, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये वाटर मैंने डायगोनली अटैच करके ट्रांस बना दिया और ये आपका अमोनिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप जानते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an electron is absorbed and 1 mole of neutral gaseous atom। ठीक है। The first electron affinity of an atom is usually an exothermic process। यही मैंने भी अभी आपको कहा था। There is a second electron affinity is an endothermic process। Suggest why। आपको बात समझाने के लिए एग्जांपल शेयर कर लेते हैं। आप नोट करें, ये है ऑक्सीजन आयन, राइट? और हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा O2 नेगेटिव आयन में। एग्जामिनर इज सेइंग कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये एंडोथर्मिक है। वो पूछ रहे हैं ये एंडोथर्मिक क्यों है। ये एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिपल्जन ओवरकम होगी और ये इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ऑक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर कि to minimize, बल्कि not minimize, to overcome electronic repulsion between ion and electron, absorption of energy takes place। Absorption of energy takes place। Okay, next is describe the general trend in the first electron affinities of halogens, that is group 17। Explain your answer। So मैंने कल भी आपको कहा था पेपर सॉल्व करते हुए कि electron affinity is basically the measure of the attraction between nucleus to incoming electron। The greater the attraction, the higher the electron negativity। So down the group halogens का atomic size जो है वो increase होता है। जब हैलोजन का एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगी, और जब न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी, राइट? तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आयनिक तो नहीं होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। शूट, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, तो हम लिखेंगे एटॉमिक रेडियस
of halogen increases down the group, so nucleus to electron, so nucleus to valence electron attraction becomes weaker. जब attraction weaker होगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी. So electron affinity is less exothermic down the group. Nucleus to valence incoming electron, क्योंकि अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है ना, ये ऐड कर लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, table 3.1 shows energy changes to be used in this question and see. Okay, that shows the Born-Haber cycle का डेटा हमें given है because यहाँ पर atomization of zinc है, first and second ionization energy है, formation है, lattice है, इसके अलावा bond energy है, sublimation energy है. So yeah, it's sort of a Born-Haber cycle thing. So let's start with the next part of the question. Calculate the first electron affinity for iodine. Use relevant data from table 3.1 in your working. It may be helpful to draw a level energy cycle. Show all your working. Okay. तो हमारे पास जिंक आयोडाइड है. ओके. और हमें उसमें आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करनी है. तो नॉट एन इशू एक्चुअली. ये आपका गैसियस जिंक आयन है, ये आपका गैसियस आयोडाइड आयन है. ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे जिंक आयोडाइड में, व्हिच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. दैट इज योर लैटिस एनर्जी. ऑलराइट. जिंक है आपके पास इन सॉलिड, आयोडीन है आपके पास इन सॉलिड. अंडरस्टैंडिंग कंडीशन दोनों सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं. ये दोनों मिलकर बनाएंगे 1 मोल ऑफ कंपाउंड which is represented by delta HF. और ये दोनों एलिमेंट जब कन्वर्ट होंगे गैसियस कैटाइन और एनाइन में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H1 से. एंड दिस डेल्टा H1 हैज सो मेनी थिंग्स. देखो, ये सॉलिड है तो सबसे पहले जिंक गैस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये एटोमाइजेशन है. फिर जिंक गैस जिंक +1 में कन्वर्ट होगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन, और फिर जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा तो सेकंड आयनाइजेशन. इसका मतलब इस डेल्टा H1 के अंदर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक भी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक भी है, और एटोमाइजेशन ऑफ जिंक भी है. ये ध्यान में रखना. ठीक है. इसी तरह से आयोडीन सॉलिड है तो पहले तो तुम आयोडीन को गैस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सब्लिमेशन. फिर तुम इसको कन्वर्ट करोगे गैसियस आयोडीन एटम में तो ये हो जाएगा एटोमाइजेशन. और फिर तुम इसको कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसका मतलब इसमें ये 3-4 स्टेजेस भी हैं. तो डेल्टा H1 हैज सो मेनी स्टेजेस. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. वैल्यूज अरेंज करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह रहा हूं. ये हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस लैटिस एनर्जी माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू 0. अब डेल्टा H1 का डेटा लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. एटोमाइजेशन ऑफ जिंक है हमारे पास, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक है हमारे पास, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक है. ये जिंक कंप्लीट हो गया.
अब हम बात करते हैं आयोडीन से रिलेटेड। आयोडीन सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन है, फिर एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन होगा और उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा बिकॉज 2 आयोडीन एटम्स चाहिए मुझे जिंक आयोडाइड बनाने के लिए, प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको क्योंकि 2 आयोडीन है हमारे पास, ये आपका डेल्टा H1 हो गया, प्लस लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा HF इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन प्लग इन द वैल्यूज। और इशू ये है कि बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टेबल को अपनी आसानी के लिए नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज रीड करने में आसानी हो, बैक एंड फोर्थ ना जाना पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ये वैल्यूज। ओके, सो हमारे पास एक्चुअली एटोमाइजेशन ऑफ जिंक है +131, सही है, ये वैल्यू हमारी होगी। फिर हमारे पास 906, ये वैल्यू भी हमारी होगी। फिर हमारे पास +1733, ये वैल्यू भी हमारी होगी। फिर हमारे पास सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन जो है वो +62 गिवन है, ये भी हो गई हमारी। प्लस एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन हमें नहीं गिवन, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो हम इस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू को हाफ करके लिखेंगे बिकॉज एटोमाइजेशन इज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो 151 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 75.5, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि हमें 2 आयोडीन एटम्स चाहिए, राइट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी वैल्यू को। 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि गैसियस एटम के लिए चाहिए होती है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम के लिए चाहिए होती है एटोमाइजेशन। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमें मालूम करने के लिए कह रहे हैं, तो हम उसको 2x लिख लेते हैं बिकॉज हमारे पास 2 एटम्स हैं। प्लस लैटिस एनर्जी हमारे पास कितनी है, लैटिस एनर्जी हमारे पास -2605 प्लस सॉरी माइनस डेल्टा एच एफ हमारे पास कितनी है -208 equals to 0। now I can find the value of x, तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी, बल्कि ये 2x equals to -586 आएगा मेरे पास, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -293 किलो जूल्स पर मोल, -293 किलो जूल्स पर मोल। तो देखो हमने आपको यही कहा था ना कि न्यूट्रलाइजेशन और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सोथर्मिक होती है, राइट, और वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेस एक्सोथर्मिक होती है। तो ये लेस एक्सोथर्मिक हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। फिर हमारे पास है predict how delta H lattice of cadmium iodide differs from that of lattice of zinc iodide. Place a tick in the appropriate box in table 3.2. Explain your answer. So let's see, do we have a periodic table in this paper? I hope so. Yes. तो जनाब हमारे पास ये है, जिंक है, उसके नीचे कैडमियम है और उसके नीचे मर्करी है, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट ग्रुप 12 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी एग्जिस्ट इन ग्रुप 12। तो हम वापस जाते हैं जल्दी से और हम यहाँ बता देते हैं कि जनाब आपके पास जिंक है, ये सब ग्रुप 12 के अंदर है, जिंक है, फिर कैडमियम है, फिर मर्करी है, राइट। तो हम सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अच्छा इस केस में एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होगा, इस केस में आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि ये आयंस हैं, लैटिस की बात कर रहे हैं। सो आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा एंड ऑफ कोर्स चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, राइट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो अब हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि कैडमियम का आयनिक रेडियस ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है. कैडमियम आयन हैज large ionic radius so it has less charge density. अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयन बिकम्स वीकर. So electrostatic attraction between ion becomes weaker. सही है. So electrostatic attraction जो है वो between ions becomes weaker, जिसकी वजह से कैडमियम आयोडाइड की लैटिस एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू जिंक आयोडाइड. सो हम इस बॉक्स में चेक लगाएंगे. ठीक है. That's the end of question number 3. Let's move on to the question number 4. Okay. Calcium carbonate decomposes on heating. Okay. Table 4.1 shows the values of the Gibbs free energy change delta G naught for this reaction at various temperature. So table में हमें temperature given है और उस temperature के against delta G naught की value भी given है और ये value plus थी, फिर उसके बाद ये value minus हुई. Okay. तो जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो रही है. इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल हो रहा है. राइट. अब अगर रिएक्शन फीजिबल हो ही रहा है तो आगे पढ़ते हैं. oops, we need to make the graph. Okay. Assume the standard enthalpy change delta H naught and the standard entropy change for this reaction remains constant, and that is the important statement. Enthalpy change, entropy change remains constant over this temperature range. फिर वो कह रहे हैं use the data in table 4.1 to plot a graph of delta G naught against T on the grid. Okay, ये याद रखिएगा कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है. Okay, that's very tricky. बहुत मुश्किल है ये ग्राफ क्योंकि इसमें कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये 7.5 है, ये 10.0 है. इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो बेसिकली ये 7.5 है, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 एंड 10.0. तो ईच डिवीजन हैज 0.5. ठीक है. ओके ओके. तो फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? फर्स्ट वैल्यू है 1050. सो 1050 बेटा मेरे पास समवेयर यहां आ जाएगा. राइट. और 9.9 कह रहे हैं. 9.9 का मतलब ये अगर 9.5 है तो ये क्लोज टू दिस होगा. ठीक है. उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है 1085. 1085 1085. गाइस दिस इज गोइंग टू बी 1090. तो 1085 समवेयर यहां होना चाहिए. सही है. और ये किस पर कह रहे हैं? 4.3 पे कह रहे हैं. 4.3 पे कह रहे हैं. तो ये हो जाएगा 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. तो ये कह रहे हैं 4.3. तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम यहाँ इसको कहीं बना दें. ये बेटा मैं अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बना रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल है बहुत. एक्यूरेट इतना ज़्यादा नहीं बन सकता.
फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1120। तो 1120 तो ये है मेरे पास, लेकिन 1120 1.3 पे आ रहा है, राइट, -1.3 पे। तो -1.3 समवेयर क्लोज टू दिस होगा, यहाँ कहीं बना देते हैं इसको। ठीक, फिर उसके बाद है आपके पास 1148। 1148 जो है वो ये आपका एग्जैक्ट 1150 है, तो ऑब्वियसली 1140 ये होगा। ठीक है, और आपके पास वैल्यू है -5.8, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5। तो ये किस पर आ रहा है, 5.8 पर आ रहा है। तो हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर कुछ बनेगा, लेट मी चेक। ओके, आई होप मैंने सही प्लॉटिंग की भी हो। उसके बाद लास्ट है 1176। 1176 आई थिंक सो कि समवेयर यहाँ पर आएगा, और 10.3 के ऊपर कह रहा है, तो 10.3 समवेयर अराउंड यहाँ। ठीक है, ये मैंने आई मीन लिखा है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आई डोंट नो, लेट्स सी कि सही भी है या गलत। ओह, दैट्स नाइस। सिर्फ ये एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा बाहर है, बाकी तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे calculate the gradient of your graph, determine the delta S naught, include joules, Kelvin, mole inverse for this reaction, show all your working। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक वैल्यू तो ये ले लेता हूँ जो मेरे लिए सबसे आसान है, रीड करना इजी हो मेरे लिए। ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यू है मेरे पास 1040, एक्स एक्सिस पे 1040 है, और वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू मेरे पास है 11.25। सही, और एक वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और इस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं 1190। एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है -12.5। ओके, सो मुझे ग्रेडियंट अगर निकालना हो तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा। ये हो जाएगा बेटा 11.25 माइनस -12.5 डिवाइडेड बाय 1040 -1190। सो मेरे पास यहाँ से ग्रेडियंट आ रहा है 23.75 ओवर -150। ओके, आप जानते हैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.158
kilojoules per mole. नॉट पर मोल, kilojoules, ये है kilojoules per mole और ये है केल्विन। तो kilojoules mole inverse, Kelvin inverse. I need to calculate the value of delta S naught in joule Kelvin mole inverse, right? तो इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इस वैल्यू को जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो ये वैल्यू मेरे पास जूल्स में आ जाएगी और अगर ये वैल्यू जूल्स में आएगी तो ये हो जाएगी 1। नो 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 नो, ये सही है यहाँ पर फिलहाल। तो मेरा ग्रेडियंट आ गया। नेक्स्ट देखो, आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, राइट? आप सब जानते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है विच इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सही है, जबकि ये जो है ना आपका माइनस डेल्टा एस नॉट, ये आपका ग्रेडियंट है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप यहां से ग्रेडियंट निकालोगे which is minus delta S naught equals to वैल्यू कितनी आई है मेरे पास ग्रेडियंट की, -0.158 आई है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 में ताकि जूल्स में वैल्यू आए। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +158 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हो जाएगा +158 joules mole inverse Kelvin inverse. Okay, let's move on to the next part of the question. Let's see what we have in it. वो हमसे कह रहे हैं group 1 hydrogen carbonates decompose on gentle heating to give the corresponding metal carbonates, carbon dioxide and water vapor. Write an ionic equation for the decomposition of the hydrogen carbonate ion. अब हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की डिकम्पोजिशन तो बहुत आसान है, ये आप लिखोगे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और वो कह रहे हैं कि इसकी डिकम्पोजिशन की वजह से आपको कार्बोनेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एंड वाटर मिल रहा है। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। चेक, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया 2 माइनस, और यहाँ पर भी चार्ज कितना है 2 माइनस। तो चार्ज इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Now the next is the thermal stability of group 1 hydrogen carbonate increases down the group. Okay, suggest an explanation for the trend in the thermal stabilities of group 1 hydrogen carbonate. तो group 1 hydrogen carbonate की thermal stability क्या होगी, down the group ionic radius increase होगा, down the group ionic radius increases। जब ionic radius increase होगा तो obviously charge density decrease होगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस होगी तो पोलराइजेशन वीकर होगी। तो पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन of electrons of carbonate ions, electrons of hydrogen carbonate ion becomes weaker
जब पोलराइजेशन कम हो जाएगी, वीकर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सही है। So thermal stability increases. ठीक है। The buffer system in seawater contain a mixture of hydrogen carbonate and carbonic acid, that is equilibrium 5. Define a buffer solution. A solution which maintain its pH fairly constant even upon the addition of a small amount of acid and alkali. One more thing, उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास मिक्सचर है ये सी वाटर के अंदर है. बाय द वे this buffer solution is also found in your blood. That's what we have discussed in the class. इससे related information discussion हमने क्लास में भी की है. वो कह रहे हैं आपसे construct two equations to show how equilibrium 5 acts as a buffer solution. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं H plus आयन से रिएक्शन करवाऊंगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कॉन्जुगेट बेस हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे H2CO3 में. लेकिन अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाऊंगा तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा और सॉल्ट बनाएगा. तो ये बन जाएगा आपके पास सिनेरियो. ठीक है, तो हमने क्लास में भी डिस्कशन की हुई है बेटे. इसके बाद है आपके पास द हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड रेशियो in a sample of seawater is 14:1. Calculate the pH of this sample. Okay, और pK की वैल्यू गिवन. तो सबसे पहली बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं. pH equals to pKa minus log concentration of acid over concentration of salt. So pK की वैल्यू आपके पास 6.35 है माइनस लॉग एसिड ओवर दिस, तो ये 1/14 आ रहा है. In fact, just hold on a second. Log 14 is basically 1.14. Minus log 14. Log 1 divided by 14. Okay. pH equals to pKa minus log concentration of acid over concentration of salt. Let me try the shortcut first. Mm-hmm. 6.35 minus log, ये हो जाएगा 1 divided by 14 log आंसर, ये हो जाएगा minus 1.14 to 6.35
plus answer is 6.35 plus 1.14 is going to be 7.49. तो ये हो जाएगा 7.49. तो हम यहाँ लिख देते हैं 7.49. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने 1 को 14 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका लॉग लिया, जो आंसर आया उसका लॉग लिया, तो आंसर ये आया. ये और ये वैल्यू हमारे पास पहले से थी, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा. That's a very simple step. That's so easy. Let me calculate one more time. 1 divided by 14 gives you this much. Because it has 3 marks, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी वर्किंग शो कर दें. ओके, क्योंकि इसने कहा तो नहीं है वैसे, लेकिन 3 मार्क्स के लिए शो कर देता है. ये हो जाएगा 6.35 माइनस लॉग, और ये आंसर है मेरे पास 0.0714. तो लॉग आंसर अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 6.35 minus log 0.0714 becomes 1 minus 1.146. So ये मेरे पास minus 6.35, ये हो जाएगा मेरे पास 7.496. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 7.5 हो जाएगा कन्वीनियंटली. सही. So that's my answer. And that's what we have done. That's called Henderson equation. ये हमने क्लास में भी की है. ठीक है, और सम टाइम एग्जाम में ना हैंडरसन इक्वेशन इस तरह से भी दे देता है फॉर एसिड बफर्स. pH equals to pKa plus log concentration of salt over concentration of acid. तो ये भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं हैंडरसन इक्वेशन. ठीक है, let's move on to question number 5. Complete table 5.1 to predict the substance liberated at each electrode during electrolysis of the indicated electrolyte with inert electrodes. सबसे पहला है हमारे पास as you can see liquid PbBr2. तो इसका मतलब मोल्टन है. तो अगर मोल्टन है तो जाहिर सी बात है एट एनोड ब्रोमीन रिलीज होगा. ठीक है, और एट कैथोड लेड जो है वो डिपॉजिट होगा. इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन होगी तो सिचुएशन आपको समझाई थी हमने क्लास में कि आपके पास एक सोडियम आयन होगा, आपके पास एक हाइड्रोजन आयन होगा, आपके पास एक क्लोराइड आयन है, और आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है. तो आप जानते हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए इट विल डिस्चार्ज फर्स्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, राइट, और यहाँ से ये डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. तो जब हाइड्रोजन आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड होंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस देंगे आपको. जब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे एट एनोड, ऑब्वियसली क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं. ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मींस कि आपके पास कॉपर आयंस होंगे, आपके पास नाइट्रेट आयंस भी होंगे, आपके पास वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयंस भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे. आप जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज होते हैं, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इन इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में से पहले डिस्चार्ज होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट. और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कॉपर आयन जो है वो क्लोजर है लाइन ऑफ डिस्चार्ज से, तो ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल. सही है. तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है जो कि आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है और हमने A2 के अंदर भी एक्सप्लेन की हुई आपको. फिर वो आपसे कह रहे हैं an electrolytic cell is set up to determine a value of the Avogadro constant L. The electrolyte is dilute sulfuric acid and both electrodes are copper. Okay. तो अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड भी कॉपर का, एनोड भी कॉपर का, तो आप जानते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, हमने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी एट कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहे होते हैं एट कैथोड. Hydroxide ions discharge at anode in the form of oxygen gas, and since anode is made up of copper,
इसलिए ये कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एनोड डिसॉल्व होगा ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। चाहिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। वो कह रहे हैं when a current of 0.6 ampere is passed through acid for 30 minutes the anode decreases in mass by 0.350। तो मेरी ये बात प्रूफ हो गई कि एनोड डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे, और वो कह रहा है कि इतना मास ऑफ एनोड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फैराडे कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द क्लास। F equals to LE if you remember. Use the experimental information in B and data from the table on page 23 to calculate a value of the Avogadro constant L। सबसे पहली बात, मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे करंट दिया हुआ है, मैं सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करूंगा। तो ये हो जाएगा Q equals to I times T। करंट मेरे पास है 0.600, टाइम है मेरे पास 30 मिनट्स, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60 करूंगा, तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा 1080 कूलम्स। सेकंड, मैं मोल्स ऑफ कॉपर निकालूंगा एंड ऑब्वियसली मुझे मास ऑफ कॉपर गिवन है 0.350, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 63.5 से, तो मेरे पास मोल्स ऑफ कॉपर आ जाएंगे, और मोल्स ऑफ कॉपर आएंगे मेरे पास 0.350 divided by 63.5, so ये हो जाएगा 5.51 into 10 to the power minus 3 moles। सही। now in the third step एनोड वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। so ये 2 मोल्स हैं आपके पास और ये 1 मोल है आपके पास। so अगर आपके पास 5 into 10 sorry 5.1 sorry 5.51 into 10 to the power minus 3 मोल्स हैं। so जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, so it's going to be 0.0110। ठीक है, एंड द फोर्थ स्टेप हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज ओवर फैराडे कांस्टेंट। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो आपको फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन करनी है। सो नाउ वी नो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी नो चार्ज, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट। तो हम यहाँ से फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चार्ज है हमारा 1080, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट किए 0.0110, तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आएगी 1080 डिवाइड बाय आंसर, so it's going to be 9797 1.9797 1.428, right? now in the last step हमारे पास रिलेशनशिप है F equals to LE। E जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेज 23 के ऊपर गिवन है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मुझे याद पड़ता है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19, ये पेज 23 पे होगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, वी नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 97971.428 divided by 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो यहाँ से एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 is going to be 6.12 into 10 to the power 20 into 10 to the power 13 into 10 to the power, oops मैंने -9 लिख दिया है, होल्ड करें, 97971.428
divided by 1.6 exponent minus 19. It's 6.12 into 10 to the power 23. Now it makes sense. 6.12. मेक श्योर कि जब आप कैलकुलेटर यूज करें आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि आपने वैल्यू सही प्लेस की हुई है कैलकुलेटर पे, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपने बटन प्रेस किया हुआ होता है और वो वहां सही तरह से शो नहीं कर रहा होता वैल्यू। ये मेरा आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहे हैं आपसे द रिएजेंट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड एंड फिनोल आर शोन इन टेबल 6.1. Concentrated nitric acid reacts with concentrated sulfuric acid to generate electrophile. That's what we have discussed in the class. हमने बेंजीन पढ़ाते हुए यही मैकेनिज्म करके भी दिया है आपको। Complete figure 6.1 to show the mechanism of the reaction between benzene and NO2+. ये जो एग्जामिनर ने कहा है ना कि भाई ये रिएक्शन होता है, तो मैं ये रिएक्शन आपको याद करवा देता हूँ कि हमने क्लास में क्या किया है। हमने 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड लिया था क्लास में, हमने 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, हमने रिएक्शन करवाया था, ऑक्सोनियमाइन बनाए थे, 2HSO4 नेगेटिव बनाया था, और हमने NO2+ भी बनाया था, और ये NO2+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं इंक्लूड ऑल रेलेवेंट कर्ली एरोज एंड चार्जेस। दैट्स इजी। ये इससे रिएक्शन करेगा, जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पाई कॉम्प्लेक्स हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। एग्जामिनर ने हमें ये दिया हुआ है, इस तरह से रिंग दी हुई है, तो हम इस रिंग को इस तरह से कर लेते हैं। हम बता देते हैं कि जी ये हाइड्रोजन है और ये NO2 है। हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन के साथ अटैच करो उसको छोड़कर बाकी तमाम कार्बन एटम्स को डॉटेड लाइन और प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट कर लो। हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये बॉन्ड रिंग में शिफ्ट होगा, और जब बॉन्ड रिंग में शिफ्ट होगा तो ये आपके पास हो जाएगा NO2, ये आपके पास हो जाएगा NO2 प्लस हाइड्रोजन आयन। फिर वो कह रहे हैं राइट द इक्वेशन टू शो दैट H2SO4 इज रीजनरेटेड। तो अब आप नोट करें, हमने ये भी बनाया था, हमने ये भी बनाया था, और हमारे पास ये भी आया। अब ये तीनों आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर रीजनरेट कर लेंगे। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, so it will turn to 2H2SO4. अच्छा, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है HSO4 नेगेटिव होगा, H प्लस होगा, तो आपस में वो रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। तो आप एक ऑल्टरनेट इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा पीछे कर दूं, जगह आ जाए मेरे पास। ये भी है इक्वेशन, और ये भी कर सकते हैं आप कि HSO4 नेगेटिव है आपके पास, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में होगा, H प्लस आयन अभी फॉर्म किया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2SO4 बना लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस ठीक हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर वो कह रहे हैं आपसे ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड ऑफ फिनोल। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होगा बेंजोइक एसिड, और आप जानते हैं कि इस बेंजोइक एसिड में ये जो ग्रुप है ये मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। अगर ये मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 है वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, और मेटा पोजीशन क्या होती है 3 एंड 5। अब आप 3 पे लगाओ या 5 पे लगाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो मैंने यहाँ 3 पे लगा दिया NO2। मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम फिनोल, तो भाई ये फिनोल है आपके पास, सही। और आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप है आपके पास ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कहाँ कहाँ अटैच होता है भाई, 2 पे अटैच हो सकता है, 4 पे अटैच हो सकता है, और 6 पे अटैच हो सकता है, राइट। तो हम बेसिकली 4 पे लगा देते हैं, क्योंकि हम मेजर प्रोडक्ट देंगे, हम पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो
और मेजर प्रोडक्ट होती है आपकी, ठीक है, ठीक है। हम ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी, वो माइनर प्रोडक्ट होगी। एग्जामिनर ने हमसे मेजर प्रोडक्ट का, इसलिए हम पैरा पे लगाएंगे, ठीक है। कंपेयर the relative ease of nitration of benzene, benzoic acid, and phenol. Explain your reasoning. Include reference to the structure of the three compounds in your answer. जो easiest होगा वो phenol है, क्योंकि उसमें एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी। उससे कम जो है वो बेंजीन होगा, और सबसे लीस्ट इजी जो है वो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि उसमें एक मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, विच इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन को डीएक्टिवेट कर चुका होगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर चुका होगा, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन मुश्किल से होगा। चार मार्क्स का है, तो 1 मार्क मुझे मिल गया। फिनोल की रीजन दूंगा तो सेकंड मार्क आएगा, बेंजोइक एसिड की रीजन दूंगा तो थर्ड मार्क आएगा। तो हम लिखेंगे इन फिनोल OH is an activating group this group increases the electronic density on the benzene ring, hence phenol is most reactive among these. Can react with electrophile easily, ठीक है। In benzoic acid, COH is matter directing and deactivating group. So it decreases the electronic density. So it decreases the electronic density and reactivity of benzene. Hence, cannot react with electrophile easily. Okay. Next, the azo compound Congo red is used as an acid-base indicator and can be made by the route shown in figure 6.2. In step 3, this synthesis compound Y reacts with compound Z. Compound Z is made from compound X. Assume that the SO3 negative and A positive groups do not react. In groups for sulfonate groups भी कहते हैं, ठीक है? Okay. All right. Let me count the hydrogen first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And how many hydrogens we have? 12. 8,
9, 10, 11, 12. Oh, that's easy. See, guys, that's how you need to crack 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbons. 12 carbon satisfy हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन हैं हमारे पास, जबकि यहाँ 12 कह रहे हैं. इसका मतलब एग्जामिनर ने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे. इस NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट करेगा एग्जामिनर, तो ये 12 हो जाएंगे, राइट. तो दैट्स हाउ द 12 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, और ये 2 नाइट्रोजन तो रहेंगे. तो इसका मतलब NO2 बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है NH2 में. तो हम यहाँ पर NH2 लिखेंगे. ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर भी NH2 लिखेंगे. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि ये कॉन्गो रेड बनेगा, और कॉन्गो रेड बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं. अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट बच्चे हैं तो आप नोट करें. ये बेंजीन का रिंग ये रहा, ये बॉन्ड और बेंजीन का रिंग ये रहा. ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NH2 है ये आप डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो. ये वाला जो एमाइन ग्रुप है इसको आप इस डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो. क्लियर हो गई बात. इसका मतलब इन दोनों ग्रुप्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा. तो मेरा आंसर कुछ ये होगा, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये बेंजीन रिंग है. आई होप आपको क्रैक करना आया हो. N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेंजीन रिंग. ठीक है, तो ये NH2 इस डाइजोनियम आइन में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये एजो ग्रुप बनाएगा. ये NH2 भी डाइजोनियम आइन में कन्वर्ट होगा, तब जाकर ये एजो ग्रुप बनाएगा. अच्छा, अब मसला ये है कि ये पूरा ग्रुप इससे रिएक्शन करेगा, और इसके 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं. एक मोल ये रहा, सेकंड मोल ये रहा. बहुत ऑब्वियस सी चीज है. ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर हम प्रोडक्ट देख के डिसाइड कर लेंगे. ये बेंजीन रिंग हमने एज इट इज बनाई है, ये है ना. ये इसका स्ट्रक्चर ये है पूरा, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं. ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है. ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव. सही है. ये NH2 है, राइट. ये आ गया. That's how the Congo red is formed. Suggest structures for compound X, Y, and Z and draw them in the boxes. That's what I've done. Give the reagents and conditions for step 1 and step 2. भैया step 1 के अंदर NO2 से NH2 में convert किया है, तो 10 concentrated HCl का mixture. Condition reflux होगी. And obviously step 2 में डाइजोनियम एमाइन डाइजोनियमाइन में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब NaNO2 एंड HCl की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, और टेम्परेचर जो है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. State the uses of TMS and D2O in NMR spectroscopy. TMS जो होता है वो आपका internal reference solution होता है, used to calibrate the apparatus. Internal reference solution. Just hold on a second, guys. Yeah. Internal reference solution होता है to calibrate the apparatus. ये भी लिख दीजिए. और आप जानते हैं TMS की पीक जो है वो 0 केमिकल शिफ्ट के ऊपर अपीयर होती है.
सही है। D2O सॉल्वेंट होता है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, और ये अमाइन, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के जो प्रोटॉन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है, टू आइडेंटिफाई OH and NH protons। फिर वो आपसे कह रहे हैं 3 isomeric ketones with molecular formula this are pentane 2 on, pentane 3 on, 3-methyl butanone। Complete table 7.1 to show the number of peaks observed in the proton NMR spectrum and in the carbon 13 NMR spectrum for each compound listed। Okay, तो सबसे पहला काम, lot of work actually, from my perspective it is lot of work। pentane 2 on, CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो पहले तो कार्बन 13 देख लेते हैं। कार्बन 13 के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, and this one is fifth। So we have 5 actually carbon 13, right? अब इसमें प्रोटॉन NMR देख लेते हैं। इसमें प्रोटॉन NMR के लिए ये आपको क्या देगा, ट्रिपलेट N+1 रूल के हिसाब से। ये आपको देगा सेक्सटेट, जिसको एग्जामिनर मल्टीप्लेट कह देता है। ये आपको देगा ट्रिपलेट, और ये आपको देगा सिंगलेट। सो आपके पास टोटल कितनी पीक्स आ रही हैं यहाँ से, 1 2 3 4 पीक्स आ रही हैं, तो 4 केमिकल एनवायरनमेंट्स हो। ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं पेंटेन 3 on, CH3 CH2 CO CH2 CH3। सो बेटा हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस से ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सही है। फिर इन दोनों का एनवायरनमेंट भी सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो वी हैव 3 केमिकल एनवायरनमेंट इन दिस। अब हम प्रोटॉन एनएमआर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है इनका एनवायरनमेंट, इन दोनों का इन 6 प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 6 प्रोटॉन्स हैव सेम एनवायरनमेंट, और इन 6 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो ये ट्रिपलेट देंगे। तो 6 प्रोटॉन्स गिव्स ट्रिपलेट। ठीक है। सिमिलरली आप नोट करो, ये 2 प्रोटॉन्स और ये 2 प्रोटॉन्स, यानी ये 4 प्रोटॉन सेम डिस्टेंस के साथ ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब इन चारों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 4 प्रोटॉन्स हैव सेम एनवायरनमेंट, और इन 4 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्वाड्रेट देगा। तो 4 प्रोटॉन्स गिव्स क्वाड्रेट। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में आपके पास सिर्फ 2 पीक्स आ रही हैं प्रोटॉन एनएमआर। 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 5। ये कीटोन हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 मिथाइल, ये हो गया H, ये हो गया H2, और ये हो गया CH3। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन 1 2 3 4 5। उप्स, ये तो पेंटानॉन हो गया है। मैं एक मिनट, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 1 2, ये ब्यूटेनॉन हो गया। ठीक है। 3 मिथाइल का मतलब यहाँ एक CH3 आ जाएगा। राइट, मेक सेंस। ठीक है।
जगह नहीं है तो हम इसको CH करके लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कार्बन 13 देखते हैं। तो कार्बन 13 में हमारे पास एक पीक ये है, दूसरी पीक ये है, तीसरी पीक ये है, और इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा, इसलिए 4 पीक्स हो जाएंगी। राइट, अब प्रोटॉन NMR देखते हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सिंगलेट N+1 रूल के हिसाब से। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सेप्टेट, क्योंकि इसके नेबर में 6 प्रोटॉन्स हैं N+1 रूल के हिसाब से, और इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या है? सेम। तो इनके नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन, ये डुप्लेट देंगे। सो 6 प्रोटॉन्स गिव्स डुप्लेट। तो बेसिकली यहां से मुझे 3 मिल रहे हैं। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं स्टेट all the ketones with molecular formula C5H10O that have a doublet in their proton NMR spectrum. डुप्लेट कहां पर आई है? डुप्लेट सिर्फ यहां पर आई है। सही है। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटानॉल, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं a singlet in their proton NMR spectrum. सिंगलेट मैंने कहाँ निकाली है? सिंगलेट मैंने एक यहाँ निकाली थी, सिंगलेट और कहीं है, सिंगलेट मैंने यहाँ भी निकाली थी। ठीक है, तो पेंटेन 2 ओन में भी सिंगलेट थी, 3 मिथाइल ब्यूटानॉन में भी सिंगलेट थी। दोनों का आंसर लिखिए। 3 मिथाइल ब्यूटानॉन, इसमें भी सिंगलेट आई है, एंड पेंटेन 2 ओन में भी सिंगलेट आई है। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज cortisone is naturally occurring chemical that contains chiral carbon atom. Deduce the number of chiral carbon atoms in one molecule of cortisone. तो बेटा जो नहीं होंगे हम उनको क्रॉस कर देते हैं क्विकली। सही है। ये कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं होगा। दिस वन इज नॉट, दिस वन इज नॉट, दिस वन इज नॉट। राइट, अब जो हैं हम उनको देख लेते हैं। ये रहा कायरल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस वन इज 6। राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, याद रखिएगा कि ये कायरल नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं cortisone is reacted with an excess of sodium borohydride। याद रखिएगा वो कह रहे हैं excess of sodium borohydride। तो जो आपके पास ये कीटोन है ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये जो कीटोन है ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये जो कीटोन है ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो जब ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा CHOH। ये भी किस में कन्वर्ट होगा? CHOH। ये भी किस में कन्वर्ट होगा? CHOH। तो आपके पास बेसिकली हाइड्रोजन कितने आ गए? 2, 4 एंड 2, 4, 6 हाइड्रोजन आपने ऐड किए हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो जब आपने 6 हाइड्रोजन ऐड किए हैं तो जाहिर सी बात है इसमें 6 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो कार्बन तो एज इट इज रहेंगे 21। आई होप आपने समझा हो कि मैंने किस तरह से ट्रिक क्या यूज की है। और हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास 34, क्योंकि 6 हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिए, और ऑक्सीजन 5 होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5। सही है, दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आई वाज सेइंग कि ये कीटोन है, ये कन्वर्ट होगा CHOH में, यानी आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ से इंट्रोड्यूस किए। ये कीटोन है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होता है CHOH, इसका मतलब यहाँ पर भी आपने 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किए। ये कीटोन है, ये भी कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में विच इज CHOH, तो यहाँ पर भी आपने 2 हाइड्रोजन ऐड किए। तो टोटल आपने रिडक्शन की वजह से 6 हाइड्रोजन ऐड किए। तो 28 में 6 हाइड्रोजन लोगे तो 34 आएगा, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेंगे। ये फॉर्मूला बन गया।
ये ट्रिक है अप्लाई करने की। Cortisone is an optically active molecule. Explain what is mean by optically active. By optically active जो कि plane polarized light को rotate कर दे। तो compounds that can rotate plane polarized light, और ऑब्वियसली जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करती है या तो वो राइट जाती है लेफ्ट जाती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। इनफैक्ट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Compare the relative acidities of ethanol, ethanoic acid and chloroethanoic acid and phenol. Explain your reasoning. So अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाता है तो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये बात हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रिया के चैप्टर में पढ़ाई। तो इसका मतलब जो मोस्ट एसिडिक है वो क्लोरोइथेनोइक एसिड होगा। फिर हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, तो हम इथेनोइक एसिड लिखेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, और फिर हमने कहा था कि इथेनॉल इज द वीकेस्ट वन। सही है। अब 4 मार्क्स का है, 1 मिल गया। तो अब आप बताएंगे कि क्लोरीन has negative inductive effect, so it eases the ionization of hydrogen and also it stabilizes the anion due to resonance। ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की और हमने पेपर सॉल्व करते हुए भी एक्सप्लेन किए। anion through resonance। All right, ethanoic acid is stronger than phenol, और उसकी वजह ये होती है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑसिलेट होता है ओनली ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज is only oscillating on the more electronegative this makes anion more stable। All right, phenol is stronger than alcohol because of resonance,
That's a lot actually. Phenol is stronger than ethanol. Because anion is stabilized through resonance. Okay, ethanol is the weakest one. Ethanol is weakest due to positive inductive effect of electron donating alkyl group. Positive inductive effect of electron donating alkyl group. My goodness. इसके बाद annexes of ethane dioic acid is reacted with warm acid by KMnO4. State the type of reaction undergone by ethane dioic acid. Describe what you would observe. Write an equation for this reaction. Your equation can use oxygen and hydrogen as necessary. आप सब जानते हैं कि ये reducing agent होता है या oxidizing agent होता है, इसलिए type of reaction redox. ठीक है, type of reaction क्या हो जाएगा? redox. हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इथेन डायोइक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा. ऑब्जर्वेशन जो है वो कलरलेस टू पिंक, क्योंकि इथेन डायोइक एसिड का कलरलेस होता है सॉल्यूशन और KMnO4 का पर्पल. जब पर्पल कलरलेस से रिएक्शन करेगा इट विल टर्न इनटू पिंक. तो कलरलेस इनटू पिंक. इक्वेशन देखनी है हमने. देख सकते हैं इक्वेशन. That's a tricky part for 2 marks. That's a lot of working actually. पहले तो हम आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स अप्लाई करके MnO4 नेगेटिव आयंस की इक्वेशन को लिखते हैं. But 2 marks, lot of working actually, not fair at all. और इथेन डायोइक एसिड है आपके पास, तो इथेन डायोइक एसिड COOH and then COOH, right? It is converting into what? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide. How many carbons here? 2. तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे. How many hydrogen atoms here? 2. तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए हम H2O लिखेंगे. ऑक्सीजन कितने होगा हमारे पास? 2 + 2 4. 4 ऑक्सीजन 1 5. इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो 5 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेता हूँ आपके साथ. ठीक है, ठीक है बेटा. तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि उसने कहा है कि आप इसको यूज करके इक्वेशन बना सकते हो. तो मैंने ये इक्वेशन बना दी, बट ओवरऑल इक्वेशन जो है वो तो नहीं बनेगी, इसलिए क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा हमारे पास. ठीक है, हम एक और फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं. COOH ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में. हाउ मेनी कार्बन्स है? 2. हाउ मेनी ऑक्सीजन? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आयंस. चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं. आई थिंक आई कैन मेक दीज 2 इक्वेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. फॉर दैट मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे. ऑब्वियसली 10 हाइड्रोजन आयंस 16 हाइड्रोजन आयंस से कैंसिल होंगे. तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये होगी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 COOH
COH प्लस 6 हाइड्रोजन आयंस बच जाएंगे, एरो 10 CO2 plus 2 Mn2 plus, that's what I have done in the class, right? 8 H2. I think मुझे ये ज्यादा सेंसिबल नहीं लग रही इक्वेशन, मुझे ज्यादा सेंसिबल ये लग रही है और मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है? ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, बट फॉर 2 मार्क्स बहुत वर्किंग है, इतनी वर्किंग अनफेयर है। A section of polyester is shown, okay, draw the structure of the two monomers that forms this polymer। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई पॉलीमर मिलेगा, चाहे तो सबसे पहले बॉन्ड चेक करो, तो पता चला ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर, और हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब एस्टर होता है तो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ठीक है? अब ऑब्वियसली आपको पता है, आप जानते हैं कि ये वाटर का हाइड्रोजन लेगा और ये वाटर का OH लेगा, सेम हेयर, ये क्या लेगा? हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ये क्या लेगा? OH ऑफ वाटर, सेम हेयर, सही है? तो हमारे पास दो बनेंगे यहाँ पर, और मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ। ये है ऑक्सीजन, ये है CH, ये है CH3 और ये है CO। आप नोट करें, इसने OH ऑफ वाटर लिया और इसने H ऑफ वाटर, ये एक मोनोमर आ गया आपका। दूसरा मोनोमर क्या है? ऑक्सीजन है, CH2 है और CO है। इसने भी क्या किया? OH ऑफ वाटर लिया और इसने H ऑफ वाटर लिया, ये आपके दो मोनोमर्स हो गए, ओके? अगर आप नोट करें, ये वाला मोनोमर जो है ये वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर, सही है? फिर वो कह रहे हैं सेरीन कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, अ पॉलिएस्टर एंड अ पॉलीपेप्टाइड। ओके, basically serine is an amino acid, and amino acid when undergoes condensation reaction, obviously protein chain बनती है, and that protein chain is called polypeptide chain। Draw the structure of polypeptide showing two repeating units, the peptide linkage should be shown displayed। ओके, तो सेरीन अमीनो एसिड को हम 2 टाइम्स रिएक्शन करवा लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। डायरेक्ट रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो लिख के दिखा देते हैं पहले आपको। NH2CH CH2OH then COOH plus NH2CH CH2OH and then COH, right? तो यहां से क्या रिमूव होगा बेटा? OH, और यहां से H, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। यहां से क्या रिमूव होगा? H, और यहां से क्या रिमूव होगा? OH। तो मैं बॉन्ड कंटिन्यूएशन दिखा देता हूं आपको। ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH, ये CH2OH एज इट इज, ये CO डिस्प्लेड फॉर्म में का है, तो सारे बॉन्ड्स और एटम्स अलग अलग शो करेंगे लाइक दिस। फिर आपके पास है CH, it is converting into CH2OH and then CO, और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन, सही है? ठीक है जी। 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब यू नीड टू मेक 2 मोनोमर्स, यू हैव टू यूज 2 मोनोमर्स। सो ये मैंने बना के दिखाया आपको कि मैंने कैसे रिएक्शन करवाया है, पूरा बना दिया, ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन को क्रैक करने सिखा दिया। तो बहुत स्मार्ट हो कि आप डायरेक्टली ये बना दीजिए जहन में रखते हुए, जो कि मैं बना सकता था, मुझे पता था यहाँ से H जाना है, यहाँ से CO जाना है, बीच में से वाटर एलिमिनेट होना है, तो मैं डायरेक्टली भी बना सकता था। लेकिन मैंने आपको एज एन A2 स्टूडेंट एक बच्चा को कैसे काम करना चाहिए फॉर 2 मार्क्स, ये मैंने शेयर किया आपके साथ। कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे फॉर श्योर। एक्सप्लेन व्हाई कंडेंसेशन पॉलीमर्स नॉर्मली बायोडिग्रेड मोर रेडली देन एडिशन पॉलीमर्स। तो भाई वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एडिशन पॉलीमर्स जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ऑब्वियस है बहुत, दैट्स व्हाट यू हैव डन इन O लेवल्स।
chemistry paper as well. Addition polymers cannot hydrolyze. Condensation polymer can easily hydrolyze. That's the end of question number 8. Let's move on to the next question. Question number 9. The structure of cyclohexylamine is shown in figure 9.1. Okay. Compare the relative basicities of ammonia, cyclohexylamine and phenylamine. तो सबसे पहली बात ये एक एलिफेटिक अमाइन है बिकॉज इसमें जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं हो रही. ये आपका एरोमेटिक अमाइन है, इसमें नाइट्रोजन की लोन पेयर बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो जाएगी, राइट. इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा. सो हमने आपको बताया था द इजियर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर द स्ट्रॉन्गर द बेस. दी स्ट्रॉन्गर द बेस. तो मैंने और आपने अब मिलकर ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इजियर है और क्यों है. तो आप जानते हैं कि एलिफेटिक अमाइन में लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप. तो इसका मतलब फिनाइल अमाइन जो है वो मोस्ट साइक्लोहेक्साइल अमाइन, एलिफेटिक अमाइन मोस्ट बेसिक होंगे. इन शॉर्ट साइक्लोहेक्साइल अमाइन मोस्ट बेसिक होगा. सही है. सबसे वीक जो है वो फिनाइल अमाइन होगा क्योंकि उसकी लोन पेयर जो है वो बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो जाएगी. लोन पेयर इजीली अवेलेबल, कैन नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. एंड center one is this, right? आप क्या बोलेंगे? Due to positive inductive effect of positive inductive effect of electron donating alkyl group lone pair is easily available for protonation. Protonation means acceptance of hydrogen ions. Hence, cyclohexylamine is most basic. In phenylamine, lone pair of nitrogen is delocalized with a pi bond of benzene hence lone pair
is not easily available for protonation. Okay, cyclohexylamine reacts with ethynyl chloride to form corresponding amide L. Okay, makes sense कि amine और acyl halide जब आपस में रिएक्शन करते हैं amide बन जाता है और amides न्यूट्रल होते हैं. In the mechanism for the reaction shown in this, तो cyclohexylamine as a nucleophile आएगा, उसकी जगह पे chloride as a nucleophile चला जाएगा, तो it's nucleophilic substitution reaction. अच्छा, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से जो है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सही है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. सो आप जानते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोल सकते हो, सही है. बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैटेगोरिकली एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है हमने, बट हम यहाँ कह सकते हैं. तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस सेंस में कह रहा हूँ. ये कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कह सकते हैं. उसके बाद वो कह रहे हैं कंप्लीट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन साइक्लोहेक्साइलामाइन एंड एथेनॉल क्लोराइड. RNH2 is used to represent cyclohexylamine. Include all relevant lone pairs, electrons, curly arrows, charges, partial charges. Okay, not a big issue. Oxygen slight negative, chlorine slight negative, and carbon has slight positive charge. Obviously nitrogen के पास lone pair है, तो nitrogen अपना lone pair इस न्यूक्लियो कार्बोनाइल कार्बन को देगा. तो मेरे ख्याल से ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, इसकी वजह से उसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला है, सही है. ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा ताकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाए. तो आपके पास आ जाएगा CH3 CO नेगेटिव, ये क्लोरीन आ गया आपके पास, ये आपके पास NH2 आ गया, और ये आपके पास R आ गया. और आप जानते हैं कि इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट. अब क्या होगा कि ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एट द सेम टाइम ये यहाँ से रिएक्शन चला जाएगा, ये क्लोराइड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बनाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट योर प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, एंड आई बिलीव यू रिमेंबर दिस कि हमने किस तरह से इस मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट किया था क्लास में, ठीक है. और मैंने क्लास में ये भी कहा था कि हम चाहें तो हम इसको रिएक्शन करवाएं और यहाँ से डायरेक्ट क्लोराइड निकलवाएं और प्रोडक्ट बना लें, बट मसला ये है कि उसने बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज दे दी है. इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरमीडिएट स्टेज का मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हुए दिखाना है, और इसको दिखाने का 1 मार्क होगा. यही बात इंस्ट्रक्शन क्लास में भी दी थी मैंने आपको. The reaction between cyclohexylamine and an excess of ethynyl chloride to form compound M. Compound M has the molecular formula C10H17NO2. Suggest and draw the structure of M. Cyclohexylamine. Okay, okay. Cyclohexylamine. ये है आपके पास. अलर्ट रहना. Since this amine has 2 hydrogen, इसका मतलब एक इथेनॉल क्लोराइड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और दूसरा इथेनॉल क्लोराइड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, राइट. सो ये अब नॉट अ गुड, यस, ये रिएक्शन करेंगे आपस में और रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, राइट. तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपके पास स्ट्रक्चर ये बनेगा बेटा, ये नाइट्रोजन है, this is CO, this is CH3,
this is CO, this is CH3, and that's my answer, and that's the end of the paper as well. All right, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. I mean, मुझे कैसे पता चला कि मुझे 2 moles of ethanol chloride का रिएक्शन करवाना है इससे, राइट? तो अब नोट करें, हेक्साइल अमाइन में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है. तो 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 moles of ethanol chloride यूज करने, तब जाके 2 ऑक्सीजन मेरे पास कंपाउंड में आएंगे. 1 ऑक्सीजन हियर, सेकंड ऑक्सीजन हियर. अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं साइक्लोहेक्साइल अमाइन में? 1 2 3 4 5 6, जबकि इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम दिए हुए? 10. इसका मतलब आपने 2 moles of ethanol chloride यूज करने ताकि टोटल 10 कार्बन एटम्स हों और 2 ऑक्सीजन एटम हो जाए. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. आई होप यू गेट द लॉजिक. आई होप आपको समझ में आया कि मैंने कैसे क्रैक किया इतना क्विकली. थैंक यू वेरी मच गाइस. गिव मी द फीडबैक ऑफ द पेपर. अल्लाह हाफिज.